नमस्कार दोस्तों, मैं बीबी तिवारी एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए हम लोग अपनी क्लास पर आते हैं। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वह प्लेटो से शुरुआत। प्लेटो से पहले भी हम लोगों ने सोफिस्ट देखा था। सोफिस्ट के पहले जो है कैसे जो है समाज यूनानी विकास की कहानी यूनान के विकास की कहानी शुरू कैसे होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा। कैसे सुकरात आए, फिर सुकरात के बाद प्लेटो उनके शिष्य के रूप में हुए, प्लेटो के बाद उनके शिष्य अरस्तू हुए और अरस्तू के बाद उनके शिष्य सिकंदर हुए। इन सभी कहानियों के बारे में देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग उस प्लेटो के उस साम्यवाद को पढ़ेंगे जिस साम्यवाद की कल्पना पहले ही प्लेटो ने किया था और आज हम उसे मार्क्स के साम्यवाद के रूप में भी देखते हैं। लेकिन वहां पर जाने से पहले आज हम लोग प्लेटो के साम्यवाद को देखेंगे। किसको देखेंगे? तो प्लेटो के साम्यवाद को हम लोग देखेंगे। यह प्लेटो है। प्लेटो के साम्यवाद को हम लोग देखेंगे। किसे? प्लेटो का साम्यवाद। प्लेटो का साम्यवाद कई रूपों में देखते हैं। जो है बहुत क्वेश्चन, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने सारगर्भित होते हैं कि आप बच्चे जो है उसमें कंफ्यूज होकर रह जाते हैं, उलझ जाते हैं कि उत्पादक वर्ग को लगाएं या फिर जो है संरक्षक वर्ग को लगाएं या दार्शनिक राजा को लगाएं। किसके पास निजी संपत्ति है, किसके पास जो है पारिवारिक संपत्ति है। इन सभी विवादों का आज एक सोल्यूशन देखेंगे। वह है एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल। प्लेटो का साम्यवाद, ये आपकी थ्योरी का क्वेश्चन है। आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे कि प्लेटो के साम्यवाद में क्या है। जो है पहले ही मैंने आपसे बताया था कि प्लेटो की परिस्थितियों को पहले जान लेना आपका जरूरी था। तो प्लेटो आज जो साम्यवाद से उसकी तुलना कैसी है, किस रूप में पढ़ेंगे, तो खासकर प्लेटो के साम्यवाद को जो है प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म 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 के रूप में जानते हैं। प्लेटोनिक जो है प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म के बारे में आज हम लोग जानेंगे। प्लेटो की यह सिद्धांत जो है साम्यवाद क्या है। इसके बाद आधुनिक साम्यवाद क्या है। आधुनिक साम्यवाद है आज का आधुनिक आधुनिक साम्यवाद क्या है। आधुनिक साम्यवाद क्या है। आधुनिक साम्यवाद को जब तक नहीं समझेंगे तब तक साम्यवाद के बारे में प्राचीन प्लेटो के साम्यवाद को कैसे समझेंगे और प्लेटो के साम्यवाद के पहले कौन सा साम्यवाद था, इसके बारे में क्या है। तो वर्तमान या आधुनिक साम्यवाद के बारे में जानते हैं। आधुनिक साम्यवाद जैसा कि हम लोग देखते हैं दो शब्द मिलकर बने। एक तो जो है साम्य है और दूसरा वाद है। जो है कौन सा है? तो साम्यवाद में दो है, यानी कि एक साम्य है, यह साम्य है, और दूसरा वाद यानी कि थ्योरी रूप में। साम्य मतलब बराबर यानी कि समानता से बांटा गया, यानी कि उत्पादन साधनों का और उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के साधनों का समान रूप से वितरण करना साम्य है। खासकर अगर देखें तो उत्पादन के साधन उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन उत्पादन की शक्तियों उत्पादन की शक्तियों का समान वितरण उत्पादन के साधन और उत्पादन की शक्तियों का समान वितरण और वाद क्या है? सिद्धांत हुआ। वाद का तात्पर्य क्या हुआ? सिद्धांत। यानी कि उत्पादन के साधनों का अर्थात उत्पादन के साधनों का समान रूप से वितरण किया जाना साम्यवाद है। साम्यवाद और पूंजीवाद दो है। पूंजीवाद कैपिटलिज्म है और साम्यवाद उत्पादन की शक्तियों का गरीब शोषण वर्ग के समान रूप से सभी में वितरण करना, यह जो है साम्यवाद। ये तो आधुनिक साम्यवाद है खासकर जो है। लेकिन प्लेटो जो जिन साम्यवादों को जो है
देखा गया यह जो है वास्तव में व्यवहार है। क्या है? व्यवहार है। और यह क्या है? सिद्धांत है। यह है सिद्धांत। व्यवहार और सिद्धांत का जो है जब वर्णन किया जाए तो वह दोनों जब मिल जाते हैं तब उसे साम्यवाद कहा जाता है। यानी व्यवहारिक रूप से कहा जाए तो जो आधुनिक साम्यवाद, साम्यवाद और भौतिक वस्तुओं का वितरण है। वर्तमान में क्या है, यानी अगर देखें तो वर्तमान में भौतिक साधनों का, यानी कि भौतिक भौतिक साधनों का भौतिक साधनों का जो भौतिक साधन कौन है? जो आज के समय में प्राप्त हैं। भौतिक वस्तुओं का या साधनों का वितरण, भौतिक साधनों का व्यवहारिक व्यवहारिक भौतिक साधनों का व्यवहारिक वितरण है। वितरण वितरण साम्यवाद है। यह भौतिक साधनों का व्यवहारिक वितरण साम्यवाद है। अच्छा, उत्पादन की शक्तियां और उत्पादन के साधनों का, उत्पादन की शक्तियों का समान रूप से वितरण साम्यवाद आधुनिक रूप में है। लेकिन प्लेटो के साम्यवाद आया क्यों? इसका परिचय क्या है? तो जो हम प्लेटो के साम्यवाद में देखते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद कैसे विकसित हुआ, इस रूप में देखते हैं जो है। तो प्लेटो के साम्यवाद की बातें अगर देखें तो यह प्लेटो का साम्यवाद साम्यवाद प्लेटो का साम्यवाद क्या था जो है, और क्यों आया प्लेटो का साम्यवाद? प्लेटो के साम्यवाद आने के पीछे प्लेटो का एक सिद्धांत था, आदर्श आदर्श राज्य आदर्श राज्य और आदर्श राज्य की स्थापना। रिपब्लिक में यह आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया किसमें था? तो रिपब्लिक एक ग्रंथ है। रिपब्लिक रिपब्लिक ग्रंथ रिपब्लिक प्लेटो की एक पुस्तक का नाम है। रिपब्लिक प्लेटो की पुस्तक है जो है, यह ग्रंथ है। किसका ग्रंथ? किसका है? यह प्लेटो का एक ग्रंथ है। रिपब्लिक सबसे महान पुस्तक, प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक। इसी पुस्तक से ही प्लेटो जो है का प्रसिद्धि के रूप में चरम पर पहुंचा था। उस पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। रिपब्लिक में आदर्श राज्य की स्थापना किया गया था। आदर्श राज्य की स्थापना की गई थी जो है। और यह स्थापना किसने किया था? तो यह प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना किया था। प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना रिपब्लिक में किया था। आदर्श राज्य की स्थापना के लिए दो सिद्धांत दिए गए थे। एक तो शिक्षा का सिद्धांत, एक शिक्षा का सिद्धांत था, शिक्षा का सिद्धांत। और दूसरा जो सिद्धांत था वह है आदर्श न्याय का जो है। आदर्श राज्य की कल्पना की गई थी और आदर्श राज्य को बनाने के लिए शिक्षा का सिद्धांत दिया गया था। और इस शिक्षा सिद्धांत को लागू करने के लिए, यानी कि आदर्श राज्य में न्याय बनाए रखने के लिए इस आदर्श राज्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। और आदर्श यानी कि आदर्श न्याय स्थापित किया गया। आदर्श न्याय यानी न्याय को स्थापित करने के लिए न्याय को आदर्श राज्य में आदर्श न्याय को बनाए रखने के लिए शिक्षा सिद्धांत का दिया गया था। शिक्षा सिद्धांत और आदर्श न्याय दो चीजें थी। और इन दोनों को, न्याय को बनाए रखने के लिए, यानी कि इसमें कोई विघटन ना हो जो है, इस दोनों को बनाए रखने के लिए एक नवीन सिद्धांत दिया गया। यानी कि आदर्श न्याय को बचाए रखने के लिए जो है साम्यवाद का सिद्धांत दिया गया। साम्यवाद साम्यवाद का सिद्धांत दिया गया। किसका? साम्यवाद का सिद्धांत दिया गया। आदर्श न्याय की स्थापना के लिए जो है, जो जिससे कि विरोध ना हो, इसके लिए एक साम्यवाद का सिद्धांत दिया गया। क्योंकि प्लेटो के साम्यवाद में दो थे जो है। इस साम्यवाद का दो विचारों पर था जो है। एक जो है विचारधारा साम्यवाद की थी संपत्ति का साम्यवाद, संपत्ति संपत्ति का साम्यवाद साम्यवाद
जिसे कंचन के नाम से जाना जाता है। कंचन यानी कि संपत्ति का साम्य। दूसरी तरफ एक सिद्धांत दिया गया था जो है पारिवारिक पारिवारिक साम्यवाद। पारिवारिक या इस कह सकते हैं कि स्त्रियों का साम्यवाद, पत्नियों का साम्यवाद। पारिवारिक या पत्नी का साम्य, पत्नियों का पत्नियों का या स्त्रियों का साम्यवाद, स्त्रियों का साम्यवाद। साम्यवाद यानी दो साम्यवाद की बात की गई थी। सबसे पहले इसे समझ लीजिए, प्लेटो का जो साम्यवाद है, यह साम्यवाद की स्थापना आदर्श राज्य स्थापना रिपब्लिक में आदर्श राज्य स्थापित किया गया। आदर्श राज्य में न्याय स्थापित किया गया और न्याय को बचाए रखने के लिए शिक्षा का सिद्धांत दिया गया था। और उस शिक्षा सिद्धांत में शिक्षा पद्धति के साथ साथ एक नवीन पद्धति का विकास हुआ और इस नवीन पद्धति का जो विकास हुआ, इस नवीन पद्धति का जो विकास हुआ, इस नवीन पद्धति ने जो है साम्यवाद का विकास किया। किसका जो है? साम्यवाद का विकास किया। जो व्यवस्था साम्यवाद की यानी कि शिक्षा पद्धति के साथ साथ साम्यवाद के सिद्धांत की व्यवस्था की गई। इसी साम्यवाद का जो सिद्धांत दिया गया था जो है, इसमें कंचन और कामिनी यानी कि साम्यवाद का जो सिद्धांत था, इसके दो रूप थे जो है, इसके दो रूप थे जो है, एक एक कंचन एक कंचन और दूसरा कामिनी। कामिनी, कंचन और कामिनी। कंचन जो है यह भौतिक संसाधन होते थे जो है, क्या होते थे दोस्तों? भौतिक सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा सुविधा यानी कि कंचन मीन्स वैसे भी सोना होता है, यानी कंचन मीन्स वैसे भी सोना होता है। और कामनी मीन्स होता है जो है खासकर स्त्री, पत्नी या परिवार। कामनी मीन्स होता है स्त्री सुख या भौतिक सुख सुविधा या भौतिक संसाधन, इसे संसाधन कहते हैं। अगर एक चीज में देखें, इसे निजी संपत्ति भी कहते हैं। निजी संपत्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निजी संपत्ति यानी कि धन, धन संपत्ति या सुख सुविधा, धन संपत्ति या निजी संपत्ति जो है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन यह कंचन और कामनी के रूप में। कामनी का अर्थ क्या था? कामनी के रूप में यह पत्नी या परिवार की बातें थे। परिवार, पत्नी या परिवार का जो है, या फिर महिला या सुंदरी के रूप में इसका था। कंचन और कामनी भविष्य में कहा जाता है था, बुजुर्ग लोग कहते थे कि कंचन और कामनी जहां दोनों का लोभ हो, वह किसी भी व्यक्ति को पराजित कर देता है। जैसे विश्वामित्र को लोभ से मोह नहीं था, धन संपत्ति से नहीं हुआ, लेकिन एक कामनी अप्सरा ने उनके पूरे जीवन की तपस्या का पूरे को जो है क्षण भर की मोहिनी से भस्म कर दिया। वही कामनी का रूप। तो कंचन और कामनी दोनों जो है किसी भी मनुष्य को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होती है। यानी कि पूरे परिवार की जो है, मनुष्य की जड़ में जो है कंचन और कामनी के रूप में, यानी धन संपत्ति और पत्नी या नारियों का सुख जो है, यही सबसे बड़ी विडंबना है। और इन बाधाओं के निराकरण को ही प्लेटो का साम्य कहते हैं। और जो इन बाधाओं का निराकरण है, ये दो बाधाएं हैं, यानी कि खासकर देखें तो ये दो बाधाएं हैं, ये दो बाधाएं हैं, यानी कि दो बाधाएं हैं, दो बाधाएं हैं, ये दो बाधाएं हैं। और दो बाधाएं में एक कंचन है, एक कंचन और दूसरी कामनी। साम्यवाद के विचार में दो बाधाओं का प्रयोग होता है, कंचन और कामनी। और ये खासकर जो है इन बाधाओं के निराकरण को ही प्लेटो का साम्यवाद कहते हैं। जो है इन बाधाओं के निराकरण को ही जो है साम्यवाद कहते हैं। दो बाधाएं बाधाएं थी और इन बाधाओं को इन बाधाओं के निराकरण को निराकरण निराकरण को साम्यवाद कहते हैं। साम्यवाद
साम्यवाद कहते हैं, साम्यवाद कहते कहते हैं। यानी कि साम्यवाद की दो बाधाएं हैं, साम्यवाद साम्यवाद की दो दो बाधाएं हैं, दो बाधाएं बाधाएं हैं, बाधाएं हैं, कंचन कंचन और कंचन और कामिनी, कंचन और कामिनी कामिनी इन दो बाधाएं हैं। और इन दो बाधाओं का इन दो बाधाओं का निराकरण 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 ही निराकरण ही निराकरण ही प्लेटो का साम्य निराकरण ही प्लेटो का साम्यवाद 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 है। इन दोनों दो बाधाएं हैं, कंचन और कामनी, इन दोनों बाधाओं का निराकरण ही साम्यवाद है दोस्तों। तत्कालीन स्थिति क्या थी जो है, अच्छा साम्यवाद लागू करने के पीछे ऐसा नहीं था कि प्लेटो पहला था जो है, प्लेटो के पहले भी साम्यवाद, प्लेटो के जैसे साम्यवाद था। प्लेटो ने दो रूपों में साम्यवाद किया था, एक पारिवारिक साम्यवाद, एक सांपत्तिक साम्यवाद जो है, पारिवारिक साम्यवाद या पत्नियों का साम्यवाद या संपत्ति का साम्यवाद, दो साम्यवाद थे जो है। और उन दो जो है साम्यवाद की दो, और उन साम्यवाद को की दो बाधाएं थी, एक कंचन थी और एक कामनी थी। यही प्लेटो का निराकरण, यही कंचन कामनी का निराकरण ही साम्यवाद। अच्छा ऐसा नहीं था कि प्लेटो किया था, प्लेटो ने देखकर कैसे किया, प्लेटो तत्कालीन परिस्थितियां कैसी थी जो है, तत्कालीन तत्कालीन परिस्थितियां तात्कालीन परिस्थितियां परिस्थितियां तत्कालीन परिस्थितियां कैसी थी, तत्कालीन परिस्थितियों में ऐसा नहीं था कि यह पहले था, इसके पहले भी तत्कालीन परिस्थितियों में साम्यवाद था। जैसे स्पार्टा, प्लेटो से पूर्व भी यूनानी नगर राज्यों में साम्यवाद मौजूद था। यानी कि प्लेटो से पूर्व पूर्व भी साम्यवाद मौजूद था। कैसे? सबसे पहली बात तो स्पार्टा का नाम मैंने आपसे बताया था कि यह भी नगर राज्य जो थे, उन नगर राज्यों में एक ऐसा नगर राज्य था जो कि सैनिक शिक्षा के बारे में देखता था। यानी उसके सैनिक बहुत योद्धा थे और उन्हीं के बारे में यह ज्यादातर बताता था। स्त्रियों को राज्य हित की दृष्टि से उधार दिया जाता है। स्पार्टा में साम्यवाद क्या था जो है, स्त्रियों को खासकर स्त्रियों को जो है राज्य हित की दृष्टि से उधार दिया जाता था। कैसा जो है, स्त्रियों को राज्य हित की दृष्टि से हित की दृष्टि से उधार दिया जाता था, उधार दिया जाता था। अर्थात जो स्त्रियां जो है हिष्ट पुष्ट और बलिष्ठ जो है, वो जो है उनको उधार दिया जाता था। कारण क्या था, योग्य सैनिक पैदा करने के लिए। यानी कि उस समय ऐसा नहीं कि सभी लोग जो है पुत्र पैदा करने के लिए जिम्मेदार थे, नहीं, वो नागरिक बनते थे। लेकिन जो हिष्ट पुष्ट और उत्तम किसके जो सैनिक थे, पुरुषों के साथ जो है उन्हीं स्त्रियों का समागम होता था जो कि एक योग्य सैनिक पैदा कर सके, ये हिष्ट पुष्ट सामान्य और जो है बलिष्ठ पुत्र को पैदा कर सके। अभी आगे बताएंगे कि कैसे किस अवस्था में जाकर किन पुरुषों को करना था, बच्चा पैदा करते थे जो है। 25 से लेकर 55 तक पुरुष बच्चा पैदा कर सकते थे और 20 से लेकर 40 वर्ष तक की औरतों को जो है पुत्र यानी कि बच्चा पैदा करने की छूट दी गई थी। खासकर जो है 7 वर्ष के बालकों को राज द्वारा ले लिया जाता था। इनमें जो है यही नहीं, जो 7 वर्ष के बालक रहते थे, 7 वर्ष के बालकों को
बालकों को राज्य राज्य द्वारा द्वारा ले लिया जाता था, ले लिया जाता था, लिया जाता था जो है। कारण क्या था इनको ले लिया जाता था? बालकों को ले लिया जाता, 7 वर्ष के बालकों को ले लिया जाता था। ऐसा नहीं कि उसके माता पिता उसे शिक्षा देते, नहीं, वह स्पार्टा में यह था, 7 वर्ष का बालक जब होता था तो उसे ग्रहण कर लेते थे और उसे अपने अनुसार सैनिक शिक्षा देते थे, योग्य सैनिक बनाते थे। यानी कि सामूहिक रूप से उसका पालन पोषण होता था और सामूहिक रूप से भोजनालय भी होते थे, सामूहिक सामूहिक भोजनालय भी होते थे, सामूहिक भोजनालय 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 सामूहिक भोजनालय की व्यवस्था थी। जलपान गृह भी सार्वजनिक था, सामूहिक भोजनालय, सामूहिक जलपान गृह, सामूहिक सामूहिक जलपान गृह, जलपान गृह आदि आदि व्यवस्थाएं थी। यानी कि जो बच्चों को लिया जाता था वह बच्चे सामूहिक रूप से जो है एक जगह रहकर, जैसे कैंप होता ना, कैंप में या हॉस्टल में लेकर या जो है बोर्डिंग स्कूल में देने के बाद सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से अपने तरह से एक साथ उनको भोजन, एक साथ कपड़ा, एक साथ स्नान करना, एक साथ तलवारबाजी, एक साथ सीखना, एक साथ तैरना, एक साथ, ये सभी चीजें जो है सामूहिक रूप से राज्य द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती थी। किसके द्वारा करवाई जाती थी जो, और यह स्पार्टा की सैनिक व्यवस्था थी। वह भी साम्यवाद का प्रतीक था, यानी कि उत्पादन के साधनों का या उत्पादन की शक्तियों का सामूहिक वितरण जो है, एक समान वितरण, यह था, साम्यवाद था। क्रीट नगर राज्य में इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। स्पार्टा के बाद अगर देखें तो क्रीट नगर था, क्या था? क्रीट नगर राज्य, नगर राज्य। मैंने आपसे बताया था कि यही क्रीट और क्रीट की सभ्यताएं और मैसोने, क्रीट और माइसेनियन सभ्यता, दो और सभ्यताएं थी जो है यूनान की मुख्य भूमि से थोड़ी सी दूर पर, यह भी थी जो है। क्रीट नगर राज्यों में खेती जो कहते थे ना, करते थे, वह सहकारी खेती करते थे। कैसे जो है सरकारी करते थे? सहकारी खेती का संसाधन था, यानी क्रीट नगर राज्य सहकारी सहकारी खेती का खेती का को करते थे जो है, करते थे। कैसी खेती? तो सहकारी कृषि करते थे। सहकारी कृषि का उदाहरण मिलता था, यानी सब लोग मिलकर कृषि करते थे, जो मिलता था सब बराबर बांट कर खाते थे। यह सरकारी कृषि। एक और था जो है, प्लेटो का एक और मित्र था जो है पाइथागोरस। और उदाहरण देख लेते हैं कि इसके पहले और उदाहरण क्या था। पाइथागोरस कौन था? पाइथागोरस गोरस पाइथागोरस का पाइथागोरस कहता था कि मित्रों की संपत्ति पर सबका समान अधिकार, यानी कि एक और क्या था, मित्रों की संपत्ति पर मित्रों की मित्रों की संपत्ति संपत्ति पर सबका समान अधिकार है। सबका समान, यानी सबका मतलब कि सभी मित्रों का सबका समान अधिकार है, समान अधिकार है। मित्रों की संपत्ति पर सभी का समान अधिकार है। यह कोटेशन किसका है? तो यह पाइथागोरस, प्लेटो पाइथागोरस से बहुत प्रभावित था। यह भी सोफिस्ट थे। पाइथागोरस क्या थे? यह भी एक सोफिस्ट थे। क्या थे? सोफिस्ट। सोफिस्ट वह दार्शनिक कहलाते थे, मैंने आपको सोफिस्ट को बताया है। सोफिस्ट वह दार्शनिक थे यूनान के जो घूम घूम कर शिक्षा देते थे, और शिक्षा देने के बदले जो उन्हें एवज में प्राप्त होता था वही उनकी जो है जीविका का साधन था। वो खासकर वह विदेशी प्रोफेसर के रूप में जाने जाते विदेशी प्रोफेसर के रूप में जाने जाते थे जो है। यह विचार जो था, जो यह विचार है, यह विचार भी यह विचार भी यह विचार भी साम्यवाद का सूचक है। साम्यवाद, यह विचार भी साम्यवाद का सूचक है। साम्यवाद का सूचक है। यह विचार भी साम्यवाद का सूचक है, यानी पाइथागोरस का जो विचार था वह भी साम्यवाद का सूचक माना जाता है जो है। खासकर जो है इसी रूप में यूरिपाइड ने
प्लेटो से पहले यूरिपाइड, एक और उदाहरण देख लेते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं, खासकर उनका नाम यूरिपाइड, यूरिपाइड, यूरिपाइड। इन्होंने कहा था कि प्लेटो से पहले नारी साम्यवाद इन्होंने ही दिया था। यूरिपाइड प्लेटो से पहले, प्लेटो से पहले पहले नारी साम्यवाद, नारी साम्यवाद, साम्यवाद, साम्यवाद इसने ही दिया था, इसने ही ही दिया था जो है, नारी साम्यवाद इन्होंने ही दिया था जो है। यानी कि प्लेटो से पहले यह साम्यवाद किसने दिया था? यूरिपाइड ने दिया था। प्लेटो से पहले नारी साम्यवाद को का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले यही थे जो है। खासकर जो है इन सभी जितने भी सिद्धांत मैंने आपको ऊपर बताए, इन सभी विचारों को संग्रहित करके प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना की। यानी कि अर्थात यह सब कहा जा सकता है कि उपरोक्त सभी उपरोक्त 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 सभी विचारों को, उपरोक्त सभी विचारों को संकलित कर प्लेटो ने संकलित कर प्लेटो ने आदर्श आदर्श राज्य की नींव रखी थी, आदर्श राज्य की नींव रखी थी। उपरोक्त सभी विचारों को संकलित कर प्लेटो ने आदर्श राज्य की नींव रखी थी जो है, आदर्श राज्य की नींव रखी थी जो है। आदर्श राज्य की नींव प्लेटो ने इसी बेस पर रखी थी। सभी विचारों को, जिसके पहले मैंने बताया है, इन सभी विचारों को रखकर प्लेटो ने जो है आदर्श राज्य की नींव रखी थी जो है। एक कोटेशन आता है नेटलशिप का, नेटलशिप का एक कोटेशन आता है। कोटेशन यह है कि प्लेटो का साम्यवाद उसकी शिक्षा पद्धति की विचारधारा को प्रभावशाली बनाने, प्लेटो का यानी कि एक विचारक थे नेटलशिप, नेटलशिप, यह नेटलशिप का सिद्धांत कहते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद उसकी शिक्षा पद्धति की, प्लेटो का साम्यवाद, प्लेटो का साम्यवाद, साम्यवाद उसकी शिक्षा पद्धति का, उसकी शिक्षा पद्धति का, उसकी शिक्षा पद्धति का, उसकी शिक्षा प्लेटो का साम्यवाद उसकी शिक्षा पद्धति की विचारधारा को प्रभावशाली बनाने, शिक्षा पद्धति की विचारधारा को की विचारधारा को की विचारधारा विचारधारा को विचारधारा को प्रभावशाली प्रभावशाली बनाने बनाने की बनाने हेतु शिक्षा पद्धति की विचारधारा को प्रभावशाली बनाने हेतु उसे नवजीवन या नवशक्ति प्रदान करने वाला एक यंत्र है। प्रभावशाली बनाने हेतु तथा उसे नवजीवन नवजीवन तथा उसे नवजीवन देने वाला एक औचित्यपूर्ण यंत्र है, यंत्र है। अर्थात कौन सा यंत्र है? तो वह प्लेटो का साम्यवाद उसकी शिक्षा पद्धति की विचारधारा को प्रभावशाली बनाने वाला एक यंत्र है, जिसे यह नेटलशिप ने कहा। यानी शिक्षा पद्धति को प्रोटेक्ट करने वाला क्या है? साम्यवाद जो है, यही साम्यवाद की एक यंत्र के रूप में माना जाता है जो है। प्लेटो के साम्यवाद जो था उसकी निम्न आधारशिलाएं, प्लेटो के साम्यवाद की निम्न आधारशिलाएं देखते हैं। जो प्लेटो के साम्यवाद
साम्यवाद की आधारशिला, प्लेटो के साम्यवाद की आधारशिला। प्लेटो के साम्यवाद की आधारशिला क्या है, यह जान। किस आधार पर यह साम्यवाद टिका हुआ है? तीन इसके भेद हैं। मनोवैज्ञानिक आधार, तीन इसके भेद हैं। एक मनोवैज्ञानिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, तीन आधार हैं। दूसरा राजनीतिक आधार है, राजनीतिक आधार। और तीसरा जो है यह आध्यात्मिक आधार या आध्यात्मिक या दार्शनिक आधार, तीन आधार। एक तो मनोवैज्ञानिक आधार है, दूसरा राजनीतिक आधार है और तीसरा आध्यात्मिक या दार्शनिक आधार। तीन आधारों पर यह प्लेटो का साम्यवाद की आधारशिला टिकी हुई है। एक एक आधारों को देख लेते हैं। प्लेटो का राज्य एक संपूर्णता यानी कि होल रूप में मानता है, राज्य को एक संपूर्ण मानता है। मनोवैज्ञानिक आधार को पहले विश्लेषित करते हैं। इसे जो है मनोवैज्ञानिक आधार को सबसे पहले विश्लेषित करके देखते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार, प्लेटो राज्य को पूर्णता एब्सोल्यूट यानी कि खासकर इसे जो है होल रूप मानता है और व्यक्तियों को इकाई। प्लेटो राज्य को पूर्णता यानी कि होल रूप मानता है, होल रूप मानता है यानी कि समिष्ट मानता है। पूर्णता या इसी को समिष्ट रूप मानता है। जबकि व्यक्ति को एक इकाई मानता है, जबकि व्यक्ति को एक इकाई के रूप में मानता है, एक इकाई खासकर यूनिट के रूप में मानता है, यूनिट इकाई मानता है। यानी कि अगर देखें तो प्लेटो राज्य को पूर्णता होल समिष्ट मानता है और व्यक्ति को इकाई या व्यष्टि रूप में मानता है। यानी राज्य पहले है, व्यक्ति का कोई महत्व नहीं। सब चीज जो है राज्य, आदर्श राज्य है ना, तो सभी चीज आदर्श राज्य मानता है। राज्य के बाहर मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं, यानी कि इकाई मानता है और राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। राज्य के बाहर कुछ भी नहीं, यानी कि यह भी है कि व्यक्ति का मानसिक और व्यक्तित्व विकास, व्यक्ति का राज्य के बाहर कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है। अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास राज्य के अंदर ही होता है। राज्य के अंदर ही निहित है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास राज्य के अंदर ही निहित है, बाहर नहीं। अर्थात जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का, प्लेटो कहता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार राज्य के अंदर ही निहित है, उसका बाहर उसका विकास संभव नहीं है। खासकर प्लेटो का साम्यवाद जो कहता है, प्लेटो का साम्यवाद न्याय, आदर्श राज्य के न्याय तत्व की
पूर्ति करना है। प्लेटो का आदर्श राज्य, प्लेटो का आदर्श राज्य की आदर्श राज्य की न्याय न्याय की आदर्श राज्य की न्याय की प्लेटो का आदर्श राज्य की न्याय की खासकर न्याय तत्व की पूर्ति का साधन है। प्लेटो का आदर्श राज्य की न्याय की न्याय के तत्व की न्याय के तत्व की पूर्ति का साधन है। अर्थात प्लेटो का साम्यवाद जो है वह साधन है। किसका? साध्य का। प्लेटो का साध्य का साधन है। अर्थात साम्यवाद एक साधन है साधन है आदर्श साधन है, साध्य नहीं। इसका मतलब है प्लेटो का साम्यवाद अर्थात प्लेटो का साम्यवाद एक साधन है, साध्य नहीं। साधन का कहने का तात्पर्य क्या है कि वास्तव में साध्य क्या है? आदर्श राज्य की स्थापना करना है, न्याय की रक्षा करना, और उस न्याय की रक्षा करने के लिए जो है साम्यवाद को एक साधन के रूप में स्थापित किया गया था। प्लेटो का साम्यवाद एक साधन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपको यहीं से बनते हैं और इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन आपको यह थ्योरी की क्लास है और ऐसे थ्योरी की एक एक क्लास को एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको प्लेटो की सारी टॉपिक एक एक, जैसे प्लेटो का साम्यवाद, प्लेटो का न्याय क्या है, प्लेटो के आदर्श राज्य क्या है, रिपब्लिक में शिक्षा पद्धति क्या है, प्लेटो की जो है शिक्षा पद्धति प्लेटो की क्या है, प्लेटो के जो है आंतरिक कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत क्या है, प्लेटो का कानून क्या है, इन सभी के बारे में एक एक टॉपिक में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। जो है प्लेटो ने जो है प्रथम यानी कि जो इसके साध्य थे उन जो है प्लेटो जो है खासकर अपने जो साम्यवाद को प्लेटो अपने साम्यवाद को दो वर्गों पर लागू करता है। प्रथम दार्शनिक या आदर्श राजा पर द्वितीय जो है वह सैनिक वर्ग एक दार्शनिक वर्ग और ये अर्थात राजा वर्ग और सैनिक वर्ग, इन दोनों को संरक्षक वर्ग कहता है। संरक्षक वर्ग कहता है। प्लेटो इन दोनों को संरक्षक वर्ग के अधीन करता है। किस वर्ग के अधीन? संरक्षक वर्ग मानता है। तीसरा वर्ग वह है जो जिसे वह इनके अधीन नहीं करता, या साम्यवाद दो वर्गों के है, दो पर लागू करता है, दो वर्गों पर साम्यवाद को दो वर्गों पर लागू करता है। एक प्रथम वर्ग है दार्शनिक या राजा वर्ग और द्वितीय वर्ग है सैनिक वर्ग, और दोनों को संरक्षक वर्ग के वर्ग कहता है। प्लेटो दोनों को संरक्षक वर्ग कहता है। प्लेटो दोनों को संरक्षक वर्ग कहता है, दोनों को संरक्षक वर्ग करता है, यानी कि ये दोनों संरक्षक, और इन्हीं पर साम्यवाद इन्हीं के लिए आता है।
जो है दूसरे वर्ग पर नहीं आता जो है। इन दोनों वर्गों को, यानी कि इन दोनों वर्गों को संपत्ति से दूर करता है। इन दोनों वर्गों को, इन दोनों वर्गों को संपत्ति से दूर करता है, संपत्ति से दूर करता है, दूर करता है। इन दोनों को, दोनों वर्गों को संपत्ति से दूर करता है। तो इसका मतलब है निजी संपत्ति प्रदान किसको करता है, जो है दूर रखता है। कारण क्यों दूर रखता है? ताकि दूर करता है, ताकि ताकि संरक्षक वर्ग संपत्ति संपत्ति से दूर रहकर, संपत्ति से दूर रहकर संपत्ति से दूर रहकर रहकर निस्वार्थ नि दूर रहकर निस्वार्थ निस्वार्थ भाव से जनता जनता एवं राज्य की, जनता एवं राज्य की सेवा कर सके, सेवा कर सके कर सके क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक है। शासक, दार्शनिक शासक भ्रष्टाचार, प्रतिबद्धता और लोकवाद, यानी कि अर्थात अर्थात शासक वर्ग भ्रष्टाचार चार लोलुपता स्वार्थ आदि हीन भावनाओं से हीन भावनाओं से भावनाओं से से भावनाओं से दूर रह सके, दूर रह सके जो है। अर्थात अगर शासक वर्ग जो है इसका संपत्ति और विचारों से प्रलोभन क्या, उनका पूरा राज्य जब उन्हीं का है, पूरा जब शासन उन्हीं का है, तो वो किस स्वार्थ में रहेंगे? कोई स्वार्थ नहीं। जहां आएंगे, जो भी परिवार के जितने भी राज्य की जितनी भी स्त्रियां हैं, सुंदर स्त्रियां, सब उनकी पत्नियां हैं। जितने भी धन संपत्ति के मालिक वही हैं। तो जब उन्हीं के सब है तो वो किस में है जो है, उनको सारी सुविधाएं, यानी कि उनको संपत्ति नहीं रह सकते, उनके साथ सारी सुविधाएं उन्हें मौजूद हैं। जब उनके पास सारी सुविधाएं हैं तो उन्हें चीज का लोभ, इसलिए वह इन निस्वार्थ भाव से रहकर, यह मनोवैज्ञानिक तत्व। यह कौन सा तथ्य है? यही मनोवैज्ञानिक तत्व है। यही मनोवैज्ञानिक तत्व है। मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक यही मनोवैज्ञानिक तथ्य है। कौन सा मनोवैज्ञानिक तथ्य है? संपत्ति और परिवार शासक वर्ग की संकीर्ण मनोवृत्ति का परिणाम है। यानी कि मनोवैज्ञानिक तथ्य है, यही मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि संपत्ति तथा परिवार संकीर्ण मानसिकता की जड़ है। अर्थात यही मनोवैज्ञानिक विचार है कि परिवार और संपत्ति ही जो है संकीर्ण मनोवैज्ञानिकता की जड़ होती है। अब राजनीतिक अध्ययन देख लेते हैं। राजनीतिक अध्याय क्या है? राजनीतिक आधार, यह राजनीतिक तथा आर्थिक शक्तियां राजनीतिक आधार देखते हैं। राजनीतिक आधार क्या कहता है? राजनीतिक आधार राजनीतिक आधार क्या कहता है? खासकर यदि राजनीति तथा आर्थिक शक्तियां एक हाथ में रहेंगी तो उसका दुष्परिणाम होगा। प्लेटो कहता है
प्लेटो के अनुसार प्लेटो कहता है कि यदि यदि राजनीतिक राजनीतिक तथा संपत्ति तथा राजनीतिक कहता है कि यदि राजनीतिक तथा आर्थिक शक्तियां तथा आर्थिक शक्तियां राजनीतिक तथा आर्थिक शक्तियां एक व्यक्ति के पास रहेंगी एक व्यक्ति के पास रहेंगी एक व्यक्ति के पास रहेंगी तो इसका दुष्परिणाम होगा कि पास रहेंगी तो इसका दुष्परिणाम होगा। अब दुष्परिणाम क्या? जब व्यक्ति के पास राजनीतिक सत्ता भी है और आर्थिक शक्ति भी है तो उसका जो है करने यानी कि दुष्परिणाम हो सकता है, वह निरंकुश होने का डर रहता है। दुष्परिणाम होगा और दुष्परिणाम क्या हो सकता है? वह निरंकुश हो सकता है, वह निरंकुश हो सकता है, निरंकुश हो सकता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वह जो है किस वर्ग को किस कारण से वह करता है, तो वह निरंकुश ना हो इस कारण से उसे राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां से दूर रखा गया। इसी कारण उत्पादक वर्ग को यानी कि उत्पादक वर्ग को उत्पादक उत्पादक वर्ग को उत्पादक वर्ग को इससे दूर रखा गया, इससे दूर रखा गया। क्यों रखा गया? कारण क्या था? उत्पादक वर्ग को क्यों इससे दूर रखा गया? जो है उत्पादक वर्ग को इसलिए दूर रखा गया कि उत्पादक वर्ग के पास आर्थिक शक्तियां रहेंगी तो राजनीतिक नहीं रहेंगी, और अगर राजनीतिक शक्तियां रहेंगी जिसके पास उसके पास आर्थिक शक्तियां नहीं रहेंगी, तो उत्पादक वर्ग को इससे दूर रखा गया। यानी कि उत्पादक वर्ग के पास राजनीतिक शक्तियां रखा गया, अर्थात 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 उत्पादक वर्ग के पास राजनीतिक शक्तियां नहीं थी, राजनीतिक शक्तियां नहीं थी, जो है शक्तियां राजनीतिक शक्तियां नहीं थी, जो है किसके पास? उत्पादक वर्ग को इससे दूर रखा। किससे? राजनीतिक आधार से उत्पादक वर्ग को दूर रखा गया। यही कारण था। जो है उत्पादक वर्ग के पास राजनीतिक शक्ति नहीं थी, आर्थिक शक्ति थी। जो है शक्ति कौन थी? आर्थिक शक्ति। जो है तीसरा आधार देखते हैं, दार्शनिक आधार। जो है तीसरा आधार देखते हैं, यह दूसरा आधार था। जो है तीसरे आधार को देखते हैं कि तीसरा आधार क्या कहता है। तीसरा आधार क्या कहता है? दार्शनिक आधार देखते हैं। कौन सा? तो दार्शनिक आधार देखते हैं। दार्शनिक आधार क्या कहता है? प्लेटो का दार्शनिक आधार प्लेटो का साम्यवाद कार्य विशेषीकरण कारण के सिद्धांत पर आधारित है। कारण अर्थात कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित। कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। अब कार्य विशेषीकरण जो है क्या है? खासकर जो है स्पेशल फंक्शन के आधार पर स्पेसिफिक फंक्शन है। जो है स्पेसिक फंक्शन
स्पेसिफिक फंक्शन के आधार पर है, यानी कि स्पेशलाइजेशन के आधार पर स्पेसिफिक स्पेसिफिक फंक्शन स्पेसिफिक 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 फंक्शन के आधार पर है। स्पेसिफिक एफ है ये, स्पेसिफिक फंक्शन के आधार पर है। स्पेसिफिक फंक्शन यानी कि कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर इसने पुष्ट किया है। अर्थात कहने का मतलब है कि जिसका कार्य जो निश्चित किया है उसने वह है, यानी कि स्पेसिफिकरण क्या है, यानी कि जिसके पास विवेक है तो खासकर दार्शनिक राजा होगा, दार्शनिक राजा बन सकता है। अगर किसी के पास साहस है तो वह सैनिक बन सकता है, सैनिक बन सकता है। और अगर क्षुधा है, अगर क्षुधा है तो वह उत्पादक बन सकता है, उत्पादक बन सकता है। अब ये कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है, यानी जिसके अंदर जो तत्व मौजूद ज्यादा है वह उसी तत्व पर जाएगा। अच्छा, मान लीजिए जो है कि दार्शनिक राजा को साधक या सन्यासी की तरह है, संपत्ति से क्या मतलब है, यानी कि यह है दार्शनिक तत्व क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए एक सन्यासी है, तो एक सन्यासी को जो है दार्शनिक राजा या सन्यासी सन्यासी जो है, अभी सन्यासी को साधना ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो उसके अंदर है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मोह माया से दूर रहना चाहिए। इस सन्यासी दार्शनिक राजा या सन्यासी को मोह माया मोह माया से दूर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए चाहिए क्योंकि क्योंकि ईश्वर का संसार संसार उसके हृदय में है, उसके हृदय में निवास करता है, हृदय में निवास करता है, निवास करता है। अर्थात राजा को आदर्श राज्य प्राप्त करने के लिए इन मोह माया की जाए संपत्ति और परिवार की क्या जरूरत है, उसका तो विशेष कार्य है ना न्याय करना, आदर्श राज्य की स्थापना करना जो है। और वह ईश्वर की, जैसे सन्यासी ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है, उसे मोह माया की जरूरत नहीं पड़ती, उसी तरह से राजा को आदर्श राज्य और न्याय प्राप्त करने के लिए इन परिवार और संपत्ति की क्या जरूरत है। यही इसका दार्शनिक तर्क था। जो है जिस प्रकार से एक सन्यासी को मोह माया से दूर होकर अपने ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है, उसी तरह से एक दार्शनिक राजा को मोह माया परिवार और संपत्ति से दूर रहकर अपने आदर्श राज्य की प्राप्ति करनी। इसीलिए उसने साम्यवाद चलाया था। जो है इसीलिए उसने साम्यवाद की स्थापना किया था। जो है अब प्लेटो के साम्यवाद को देख लेते हैं, प्लेटो के साम्यवाद को देखते हैं। जो है अब प्लेटो के साम्यवाद को देख लेते हैं। प्लेटो का साम्यवाद, प्लेटो प्लेटो का साम्यवाद, साम्यवाद। अब प्लेटो की साम्यवाद में दो भागों में बांटा गया है। एक जो है संपत्ति का साम्यवाद, संपत्ति का साम्यवाद, साम्यवाद, और दूसरा पारिवारिक साम्यवाद, साम्यवाद या पत्नियों का साम्यवाद। डायरेक्ट चलते हैं। जो है डायरेक्ट पारिवारिक साम्यवाद या पत्नियों की साम्यवाद। कंचन और कामनी, मैंने जैसा कि पहले बताया था कि जो है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी को देखते हैं। प्लेटो शासकों और सैनिकों के लिए संपत्ति का निषेध करता है। पहला देख लेते हैं संपत्ति का साम्यवाद। प्लेटो शासकों, यानी कि प्लेटो जो है वह शासकों तथा सैनिकों के लिए, शासकों तथा सैनिकों के लिए
संपत्ति, संपत्ति का निषेध करता है, संपत्ति का निषेध करता है, निषेध, निषेध करता है। जैसा कि मैंने आपसे दार्शनिक आधार में बताया था कि राजा के लिए संपत्ति, ये जो है संरक्षक वर्ग है ना, इनके नीचे प्रजा है, तो इनके लिए जो है इसका कोई है, यानी कि इन्हें दोनों वर्गों को, यानी कि सैनिकों को और शासकों को जो है यह अभिभावक वर्ग माना जाता है। क्या माना जाता है? अभिभावक, अभिभावक वर्ग मानता, अभिभावक वर्ग वर्ग मानता है, यानी कि जो है खासकर गार्जियन, गार्जियन, गार्जियन मानता है, इन्हें गार्जियन मानता है, यानी कि संरक्षक वर्ग मानता है, संरक्षक, संरक्षक वर्ग वर्ग मानता है, मानता है किसे? दो वर्गों को, एक तो शासकों को और सैनिकों को संरक्षक, गार्जियन जो है गार्जियन क्लास मानता है। कौन सा है? गार्जियन, गार्जियन क्लास, गार्जियन क्लास मानता है, इन्हें गार्जियन क्लास मानता है। अच्छा, ये गार्जियन क्लास अगर है, जो है संरक्षक वर्ग है, तो फिर इन्हीं पर संपत्ति का साम्यवाद सिर्फ इन्हीं पर लागू करता है, अर्थात इन्हें संपत्ति नहीं देना चाहता जो है। प्लेटो का मानना है कि संपत्ति का आकर्षण व्यक्ति को भ्रष्ट करता है। प्लेटो यहां कहता है, प्लेटो, प्लेटो का मानना है कि संपत्ति, संपत्ति व्यक्ति को भ्रष्ट करती है, भ्रष्ट करती है। संपत्ति प्लेटो को संपत्ति व्यक्ति को भ्रष्ट करती है, यानी कि संपत्ति में यह व्यक्ति को भ्रष्ट करती है, अर्थात भ्रष्ट करती है, और अगर भ्रष्ट करती है तो अभिभावकों को संपत्ति से दूर कर दिया, तो अभिभावकों को संपत्ति से दूर कर दिया, से दूर किया, अर्थात न तो संपत्ति रहेगी, न रहे बांस न बजे बांसुरी, अर्थात न संपत्ति रहेगी और न ही इनके पास सोचने की क्षमता रहेगी, जो है खासकर इनको, यहां तक कि भूमि और व्यक्तिगत संपत्ति, भूमि व्यक्तिगत संपत्ति और सभी से अलग कर देता है। भूमि अर्थात भूमि व्यक्तिगत संपत्ति तथा निजी, जिसे कहते हैं निजी संपत्ति, निजी संपत्ति से अलग रखा। क्यों? प्लेटो ने जानता था कि ये संकीर्ण मानसिकता के हो जाएंगे जो है, और खासकर जो है यह जो है अगर इनके पास भूल हो तो विलासी हो जाएंगे, तब यह राज्य और राज्य के जितने भी सैनिक हैं या जितनी जनता है इनको नहीं देंगे। ये मुट्ठी भर लोग है ना, दार्शनिक राजा और सैनिक कितने संख्या में कम, और सबसे ज्यादा लार्जेस्ट वर्ग कौन सा है? उत्पादक वर्ग। तो उत्पादक वर्ग को संपत्ति चाहिए ना, वो तो मेहनत करने वाला है, तो उसे संपत्ति की जरूरत पड़ेगी जो है। खासकर यहां प्लेटो के अनुसार, यहां तक प्लेटो कहता है कि जो है इनके लिए संपत्ति नहीं, इन्हें तो शिविरों में रहना चाहिए। कहां पर? शिविर में रहना चाहिए, शिविरों में रहना चाहिए, शिविरों में खुले में रहना चाहिए, खुले वातावरण में, खुले वातावरण में रहना चाहिए, वातावरण में रहना चाहिए, अर्थात खुले वातावरण शिविरों में रहना चाहिए इन्हें, इनके लिए संपत्ति नहीं चाहिए, इन्हें शिविरों में रहना चाहिए जो है, जो सदैव खुले वातावरण में बनाए जाए, ऐसे शिविरों में इनके लिए रहने की जो है बातें करता जो है। खासकर जो सार्वजनिक हो, पौष्टिक भोजन इन अभिभावकों को जो है भोजन जो दिया जाए, यानी कि इन अभिभावकों शासकों को जो भोजन दिया जाए वह पौष्टिक भोजन इन्हें दिया जाए, पौष्टिक भोजन इन्हें दिया जाए। जो कारण क्या है? पौष्टिक भोजन अगर होंगे तो यह लड़ेंगे जो है, सैनिक होते हैं ना, तो सैनिकों के लिए जो है विलासी कौन जो है, कहीं भी शिविर लगा दीजिए, जंगल में, पहाड़ों के बीच में, सेना की सुरक्षा, खासकर अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, तो फिर इन्हें सेना की उसकी क्या जरूरत? संपत्ति की। और संपत्ति नहीं रहेगी, पत्नी नहीं रहेगी, तो जहां पूरा देश में कहीं भी शिविर लगा है सब पत्नियां इन्हीं की पत्नियां जो है बिल्कुल जो है रहेगा। खासकर जो है
सोने चांदी कंचन की इनके जरूरत नहीं है, यानी कि इनको कंचन की जरूरत नहीं पड़ती जो है इनके लिए, खासकर जो है कंचन की जरूरत इनके लिए नहीं पड़ती जो है। किस चीज की? कंचन। कंचन का मतलब होता है कि कंचन की जरूरत इन्हें नहीं होती। कंचन, कंचन का मतलब है सोने चांदी की जरूरत नहीं पड़ती है जो है, सोने चांदी की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि इनकी ईश्वर की आत्मा इनके अंदर होती है ना, अपने आदर्श राज्य को खासकर जो है अपने देवताओं द्वारा नित्य प्रति आत्मा के भीतर होती है। यानी कि यह इनकी जो आदर्श राज्य है, आदर्श राज्य, आदर्श राज्य, राज्य इनकी आत्मा में है। यानी कि जो है इनकी आदर्श राज्य जो है कंचन जो है इनकी ईश्वरीय, ईश्वरीय आत्मा में है, आत्मा में, आत्मा में है, ईश्वरीय आत्मा में यह कंचन और आदर्श राज्य जो है, यह सोना चांदी जो है इनका, खासकर यह सोना चांदी जो है, सोना और चांदी ये सभी जो है इनके आदर्श राज्यों में यह इनके प्राप्त होता है। यानी कि यह इनकी आत्मा के अंदर है, इनकी आत्मा के अंदर अंदर रहता है जो है। खासकर जो है मृत्यु लोक की जो वस्तुएं इनकी हैं, मृत्यु लोक की जो वस्तुएं हैं वह इनके लिए निर्मूल है। जो इनकी मृत्यु लोक की वस्तुएं जो है, मृत्यु लोक, मृत्यु लोक, लोक की वस्तुएं, की वस्तुएं, की वस्तु, मृत्यु लोक की वस्तुएं, खासकर जो है जो इनकी मृत्यु लोक की जो वस्तुएं हैं वह इनके लिए अवैध है। कि वस्तु, वस्तु अभिभावकों के लिए, अभिभावक, अभिभावकों के लिए, अभिभावकों के लिए अवैध है, अवैध है। यानी कि यह शादी भी नहीं कर सकते, यह अवैध है। और यह सोना चांदी ये सभी तो ईश्वर की निर्मूल वस्तुएं हैं, निर्गुण वस्तुएं हैं जिनका कोई महत्व नहीं है, ये यहीं पर रह जाएंगे। इनका क्या है? आदर्श राज इनकी स्थापना करना जो है, खासकर जो है ये सभी वस्तुएं धारण, खासकर यह धारण नहीं कर सकता क्योंकि यह जो है दुर्गुण है ना, इनमें, इन वस्तुओं में दुर्गुणता का भाव है। अगर ये जो है धारण करता है तो यह वस्तुएं, अगर इसे धारण करता है तो ये सभी वस्तुएं जो मृत्युलोक की वस्तुएं हैं, सोना चांदी की या कंचन, ये संपत्ति जो है यह अगर इसे धारण कर लेता है तो इसके लिए ये है कि यह नर्क के लिए द्वार इसके खुल जाएंगे। कैसे? जो है यह इसको धारण करता है तो भ्रष्ट हो सकता है, यानी कि निरंकुश हो सकता है। यह निरंकुश हो सकता है, अगर इसे धारण करता है तो निरंकुशता प्राप्त कर सकता है, निरंकुश हो सकता है। कैसा हो सकता है? निरंकुश हो सकता है, टेरनिंग, अर्थात भ्रष्ट हो सकता है। जो है निरंकुश या भ्रष्ट हो सकता है, और कहें तो भ्रष्ट भी हो सकता है, भ्रष्ट हो सकता है, निरंकुश या भ्रष्ट हो सकता है। अगर अभिभावक वर्ग इसे धारण करता है तो निरंकुश या भ्रष्ट हो सकता है जो है कई रूपों में। प्लेटो का मानना है कि आर्थिक राजनीतिक दोनों प्रकार की शक्तियां शासन को भ्रष्ट करती हैं। प्लेटो का मानना है कि आर्थिक, आर्थिक एवं एवं राजनीतिक, राजनीतिक दोनों शक्तियां, दोनों शक्तियां, दोनों शक्तियां मनुष्य को, मनुष्य को भ्रष्ट करती हैं, भ्रष्ट करती हैं। अगर दोनों शक्तियां, आर्थिक और राजनीतिक दोनों शक्तियां भ्रष्ट करती हैं तो फिर इन्हें देने की क्या जरूरत है? जो है खासकर जो है ये शक्तियां शासक वर्ग को भ्रष्ट करती हैं। अगर शक्तियां मनुष्य को भ्रष्ट करेंगी तो मनुष्य तानाशाह होगा, मनुष्य तानाशाह हो जाएगा, यानी कि निरंकुश हो जाएगा, निरंकुश हो सकता है, हो सकता है जो है, अगर निरंकुश हो सकता है जो है। इसी कारण जो है इन्हें दोनों शक्तियां मनुष्य को भ्रष्ट करती हैं, प्लेटो का मानना है। और प्लेटो, प्लेटो के तहत, के तहत जो है, प्लेटो के तहत आर्थिक और राजनीतिक दोनों शक्तियां मनुष्य को भ्रष्ट कर सकती हैं जो है। सेवाइन के अनुसार साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक है और आर्थिक समानता स्थापित है। सेवाइन के अनुसार, सेवाइन, सेवाइन के अनुसार राजनीतिक, राजनीतिक
एवं आर्थिक, एवं आर्थिक, एवं आर्थिक दोनों शक्तियां, दोनों आ, दोनों शक्तियां, आर्थिक और राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता स्थापित करना है। डिवाइन के अनुसार राजनीतिक और आर्थिक दोनों शक्तियां साम्यवाद, साम्यवाद का उद्देश्य है, उद्देश्य है। साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक और आर्थिक दोनों शक्तियों की समानता, शक्तियों की, दोनों शक्तियों की समानता, समानता है। क्या? साम्यवाद का उद्देश्य, साम्यवाद का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक और आर्थिक दोनों शक्तियों की समानता का, राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों की, साम्यवाद का उद्देश्य है आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों की समानता स्थापित करना। अब हम लोग जो है पारिवारिक साम्यवाद देखेंगे। क्या देखेंगे कि पारिवारिक साम्यवाद क्या है? पारिवारिक साम्यवाद देखेंगे जो है कैसा? पारिवारिक साम्यवाद। अब दूसरा पार्ट देखेंगे, कौन सा? पारिवारिक साम्यवाद, पारिवारिक, पारिवारिक साम्यवाद, साम्यवाद, पारिवारिक साम्यवाद देखेंगे। इसी को जो है कम्युनिज्म, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली या वाइफ, परिवार या स्त्रियों, पारिवारिक साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद, यह भी कह सकते हैं स्त्रियों या स्त्रियों का साम्यवाद, किसी भी नाम से चलिए, चाहे स्त्रियों के साम्यवाद से चलिए या पारिवारिक साम्यवाद से चलिए। कभी कभी इसे पत्नियों का साम्यवाद भी कहते हैं, पत्नियों का साम्यवाद भी कहते हैं, पत्नियों का साम्यवाद भी कहते हैं, दोनों रूपों में कह सकते हैं, कोई भी चीज जो है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। प्लेटो के अनुसार, प्लेटो यह कहता है, प्लेटो, प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए, अभिभावक, अभिभावकों को संपत्ति के साथ साथ, संपत्ति तो हम लोगों ने देखा, संपत्ति के साथ साथ, संपत्ति के साथ साथ परिवार का भी, परिवार के साम्यवाद का भी, परिवार के साम्यवाद को लागू किया, को लागू किया। कैसे? परिवार के भी साम्यवाद किया, कहा पत्नी और परिवार का त्याग करना चाहिए, यानी कि अभिभावक वर्ग को, अभिभावक वर्ग के लिए था, अभिभावक, अभिभावक वर्ग, वर्ग के लिए, यानी कि परिवार का त्याग, परिवार या पत्नी, और पत्नी का त्याग, त्याग, यानी कि अभिभावक वर्ग को परिवार और पत्नी का भी त्याग करना चाहिए, यानी इनके लिए परिवार और पत्नी का त्याग नहीं, कंचन और कामिनी का त्याग जो है, अभिभावक वर्ग के लिए कंचन और कामिनी, कंचन और कामिनी का त्याग, कामिनी का त्याग, कंचन और कामिनी का त्याग किया जाएगा। अर्थात ये जो है दोनों रूप में जो है, क्योंकि दोनों व्यक्ति को भ्रष्ट करते हैं, दोनों, दोनों व्यक्ति को भ्रष्ट करते हैं, भ्रष्ट करते हैं। कैसे? अच्छा मान लीजिए जो सुंदर औरत है जो है, अगर समाज में कोई बहुत सुंदर औरत है तो सभी सिपाही उसी पर मार करेंगे, तो जो है तो यह अराजकता का कारण हो जाएगा। तो इसलिए यह कहता है कि किसी के लिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी, किसी के लिए भी व्यक्ति कंचन और कामनी दोनों व्यक्ति को भ्रष्ट कर सकती है, व्यक्ति को कर सकती हैं। और यह है
जब भ्रष्ट कर सकते, दोनों व्यक्ति को भ्रष्ट करती हैं तथा पद से विमुख कर सकती हैं, यानी कि पद विमुख कर सकती हैं, पद विमुख कर सकती हैं, पद विमुख कर सकती हैं, कर सकती हैं। अर्थात कोई दुश्मन देश भी अच्छी विदेशी नारियां भेजकर जो है आपको पद भ्रमित कर सकता है। तो इसलिए यह कहता है प्लेटो कि सोना चांदी निजी संपत्ति तो ठीक है वो भी करे, लेकिन पत्नियों के यानी परिवार ही कोई नहीं होगा। अगर मान लीजिए किसी परिवार को बंदी बना लिया और उसको जो है कोई बहुत बढ़िया सैनिक है, सेनापति है, अब उसके परिवार को बंदी बना लिया, तो वो सोचेगा करे अब कैसे जो है ब्लैकमेल करेगा ना, तुम्हारे परिवार को गला काट देंगे। अरे भाई जब परिवार उसका पूरा देश है तो कितने लोगों का गला काटोगे? तो उसके लिए वो मुक्त रहेगा, अरे मेरा कोई परिवार नहीं, क्या कर लोगे? जैसे होता ना कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, जब आगे पीछे कोई नहीं है तो फिर किसका जो है, अर्थात सेवाइन के अनुसार, सेवाइन ने क्या कहा, सेवाइन कि प्लेटो विवाह पर नियंत्रण कर देता, विवाह, विवाह पर नियंत्रण स्थापित कर देता है, नियंत्रण स्थापित करता है, स्थापित कर देता है। किस पर? विवाह पर नियंत्रण स्थापित कर देता है। सेबाइन कहता है कि प्लेटो विवाह पर भी नियंत्रण स्थापित कर देता है, यानी कि आप विवाह नहीं कर सकते, विवाह नहीं कर सकते, यानी यह है विवाह संबंध है राज पर नियंत्रित होगा। सिवाइन कहता है कि प्लेटो कहता है कि जो विवाह संबंध है ना, जो आप विवाह है संबंध, संबंध राज नियंत्रित होना चाहिए, राज नियंत्रित होना चाहिए, राज नियंत्रित होना चाहिए, होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? राज नियंत्रित होना चाहिए। यह जो है प्लेटो कहता है कि परिवार में कि विवाह प्रथा जो है ना वह राज नियंत्रित होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष की पत्नियां कोई नहीं होना चाहिए। पत्नियों के साम्यवाद में रिपब्लिक के पृष्ठ में 133 पृष्ठ में कहा जाता है जो है, खासकर जो है संरक्षक स्त्री पुरुष कोई भी अपना निजी घर नहीं बनाएगा, निजी घर नहीं बनाएगा, खासकर निजी, निजी निजी घर, निजी घर संरक्षक द्वारा प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित, प्रतिबंधित है। जैसे कि आप कोई भी निजी संपत्ति नहीं खरीद सकते, निजी घर नहीं बना सकते, निजी परिवार नहीं बसा सकते, ऐसा सभी जो है पत्नियों का साम्यवाद किया जाता है जो है। और यह खासकर जो है यह रिपब्लिक में कहा गया है, किसमें जो है, रिपब्लिक, रिपब्लिक, रिपब्लिक में कहा गया है, किसमें जो है, रिपब्लिक में कहा जाता है, रिपब्लिक, रिपब्लिक के पृष्ठ 133 33 में यह कहा गया है, रिपब्लिक की 133 पृष्ठ में यह कहा गया है कि निजी संपत्ति या निजी विवाह ये नहीं कर सकते। यह यानी कि पारिवारिक साम्यवाद में जो है रिपब्लिक की 133 पृष्ठ में यह कहा गया है जो है कि नहीं कर सकते जो है, निजी घर नहीं बनाएगा, व्यक्तिगत सहवास भी नहीं कर सकता। में पृष्ठ 33 में कहा गया है कि निजी, निजी, निजी घर, घर, निजी संपत्ति, निजी संपत्ति, निजी संपत्ति, निजी निजी संबंध, संबंध यानी कि पत्नी से, पत्नी या परिवार, परिवार नहीं होगा, नहीं बना सकते, यानी कि कार नहीं बना सकते।
नहीं होगा। ये जो है प्रतिबंधित कर देता है। कौन जो है, यह प्लेटो कहता है रिपब्लिक में जो है कि निजी संबंध या नहीं होंगे जो है, यानी कि निजी सहवास तक नहीं करेगा, यानी किसी दूसरे से स्त्री से निजी सहवास, यानी कि मेरा पुत्र है ऐसा एक पुत्र पैदा कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी पुरुष की जो है शासक स्त्रियां सभी शासकों की स्त्रियां होगी। शासक की स्त्रियां शासक स्त्रियां सभी सभी की पत्नियां कहलाएंगी। पत्नियां, सभी की पत्नियां कहलाएंगी, यानी किसी व्यक्तिगत पत्नी नहीं होगी, सभी शासक स्त्रियां सभी की पत्नियां कहलाएंगी। किसी व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष की पत्नी कोई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं रहेगी। सभी के पुत्र कहलाएंगे जो है, यानी कि जितने भी पुत्र हैं वो सभी सभी पुत्र, यानी कि सभी पुत्र सभी के पुत्र कहलाएंगे। पुत्र कहलाएंगे कहलाएंगे अर्थात कोई भी व्यक्ति विशेष का पुत्र और पिता नहीं कहलाएगा। संतान सबकी संतान होगी, यानी कि कहने का मतलब जो संतान है, संतान संतान सभी की संतान होगी, अर्थात संतान होगी, अर्थात देश की संतान कहलाएगी। देश की संतान संतान कहलाएगी, देश की संतान कहलाएगी। किसी व्यक्ति विशेष की संतान कोई नहीं कहलाएगा, सब पूरे देश की संतान कहलाएंगे। 20 स्त्रियां जो है, खासकर स्त्रियां स्त्रियां 20 वर्ष 20 वर्ष से 20 वर्ष से 40 वर्ष 40 वर्ष की अवस्था अवस्था तक पुत्र पैदा कर सकेंगी, पुत्र पैदा कर सकेंगी। जबकि पुरुष जो है, पुरुष 25 वर्ष से लेकर 25 वर्ष से 55 वर्ष तक की अवस्था तक बच्चे पैदा कर सकते हैं, बच्चे पैदा पैदा कर सकते हैं कर सकते हैं जो है कर सकते हैं, यानी कि पुरुषों को जो है ज्यादा वरीयता दी गई है, जो है पुरुषों को ज्यादा वरीयता दी गई है, कर सकते हैं जो है। पुरुष 7वें माह से 10वें माह तक, अर्थात पुरुष 7वें माह से 10वें माह तक 7वें माह से 10वें माह तक के बच्चों को अपनी संतान मान सकते हैं, मान सकते हैं, यानी कि 7वें माह से 10वें माह तक अपनी संतान मान सकते हैं जो है। ये नियम था जो है। बच्चों को पुत्र और पुत्रियों के नाम से कह सकते हैं जो है। विशेषताएं क्या थी जो है, ये विशेषताएं देख लेते हैं। प्लेटो के साम्यवाद की विशेषताएं यहां से क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो है।
प्लेटो के साम्यवाद की विशेषताएं जो है, यह प्लेटो का साम्यवाद, जो साम्यवाद, प्लेटो का साम्यवाद, यह न्याय से उत्पन्न हुआ है। किसके लिए? जो है न्याय के नाम पर हुआ है, यानी कि न्याय की रक्षा के लिए, न्याय न्याय की रक्षा के लिए है, न्याय की रक्षा के लिए बनाया गया है, के लिए बनाया गया है। आदर्श राज्य में न्याय बना रह सके, न्याय की रक्षा के लिए यह बनाया गया। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि किसके नाम पर हुआ है, तो है जो है इसका खासकर जो है प्लेटो का चरम लक्ष्य है आध्यात्मिक उत्कर्ष, यानी कि जो यह साम्यवाद था, यह प्लेटो का चरम, प्लेटो प्लेटो का चरम उद्देश्य उद्देश्य आध्यात्मिक उत्कर्ष था। आध्यात्मिक आध्यात्मिक उत्कर्ष उत्कर्ष था जो है, यानी कि वह आदर्श राज्य को स्थापित करने के लिए यह षड्यंत्र रचता जो है, किसका? साम्यवाद स्थापित करता है खासकर जो है, यानी कि जो साम्यवाद एक साधन है, एक साध्य, यह जो है एक प्लेटो का साम्यवाद साधन है, साधन है है साध्य साध्य नहीं है, साधन है, साध्य साधन है, साध्य नहीं, यानी कि प्लेटो का साम्यवाद जो है यह एक साधन है, साध्य नहीं। तो फिर साध्य क्या है? तो साध्य क्या है? साध्य आदर्श राज्य, आदर्श राज्य की स्थापना करना, स्थापना करना जो है, साध्य आदर्श राज्य की स्थापना। इस आदर्श राज्य की स्थापना के लिए जो दार्शनिक राजा बनाए जाएंगे, वह साम्यवादी विचारधारों से उन्हें सुरक्षित किया जा रहा है, जिससे वो बिगड़े नहीं, इसीलिए किया गया था। राज्य के न्याय स्थापन में बाधाओं को दूर करना, साम्यवाद का तात्पर्य है न्याय के मार्ग में, न्याय के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना, आने वाली बाधाओं को दूर करना, बाधाओं को दूर करना, दूर करना। अच्छा, बाधाएं कौन सी हैं? तो बाधाएं जो है वह कंचन और कामनी है। बाधाएं कंचन और कामिनी, ये दो बाधाएं हैं। कंचन और कामनी, ये दो बाधाएं हैं जो है, दो बाधाएं हैं जो है, बाधाओं को दूर करना, ये दो बाधाएं हैं जो है, कंचन और कामनी दो बाधाएं हैं। प्लेटो का साम्यवाद दो वर्गों तक सीमित है। यह जो प्लेटो का साम्यवाद है ना, यह दो वर्गों तक सीमित है। प्लेटो का साम्यवाद, प्लेटो का जो साम्यवाद है, साम्यवाद, यह दो वर्गों तक सीमित है, वर्गों दो वर्गों तक सीमित है, सीमित सीमित है। एक जो है उत्पादक वर्ग, उत्पादक तथा सैनिक, सैनिक, दो उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग, दो वर्गों तक सीमित है। कितने जो है? उत्पादक वर्ग तक और सैनिक वर्ग तक सीमित है जो है। खासकर इस साम्यवाद से जो है, खासकर दार्शनिक वर्ग यहां पर जो है दो वर्गों तक सीमित है। दार्शनिक वर्ग, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग, दो वर्ग तक सीमित है, एक दार्शनिक और एक सैनिक वर्ग। साम्यवाद जो है उत्पादक वर्ग,
उत्पादक वर्ग को इससे मुक्त रखा गया है, इससे मुक्त रखा गया है, रखा गया है। किससे? इस उत्पादक वर्ग जो है इस साम्यवाद से, यह उत्पादक वर्ग साम्यवाद से मुक्त है, उत्पादक वर्ग साम्यवाद से मुक्त है। इस साम्यवाद में स्त्री पुरुष को समान रखा गया है, साम्यवाद में स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष पुरुष को समान महत्व दिया गया है, महत्व दिया गया है, दिया गया है। अर्थात यह समान महत्व स्त्री और पुरुषों को प्लेटो ने समान महत्व दिया है, स्त्री और पुरुषों को समान महत्व दिया गया है। विवाह जो साम्यवाद में जो विवाह व्यवस्था थी जो है, इस समान साम्यवाद में विवाह व्यवस्था, विवाह है जो विवाह व्यवस्था, व्यवस्था स्वस्थ यानी कि स्वस्थ संतानोत्पत्ति, संतानोत्पत्ति का साधन माना गया है, साधन है। विवाह व्यवस्था स्वस्थ जो है संतानोत्पत्ति का साधन जो है। साम्यवाद की विशेषता है कि जो विवाह व्यवस्था है वह स्वस्थ संतानोत्पत्ति है जो है, खासकर जो है पुरुषों को ही नहीं बल्कि जो है जितनी भी स्त्रियां हैं सबको समान संरक्षक बनने का दिया था। पुरुषों को ही नहीं बल्कि जो है स्त्रियों को भी, जितनी भी स्त्रियों को भी शासक बनने का, शासक बनने का समान अधिकार है, समान अधिकार दिया गया है, अधिकार है। अर्थात प्लेटो यहां पर जो है अपने जितनी भी जो है स्त्रियां थी उस यूनानी राज्य की, उनको पुरुषों के समान महत्व देता जो है। यह कुलीन तंत्र का पोषक है, यह खासकर कुलीन तंत्र का पोषक है जो है, यह कुलीन तंत्र का पोषक है, खासकर यह कुलीन तंत्र का पोषक है जो है, कुलीन तंत्र का पोषक है, कुलीन तंत्र का पोषक है, पोषक है। यह साम्यवाद कुलीन तंत्र का पोषक है जो है, कुलीन तंत्र का पोषक है जो है। यह साम्यवाद जो है कुलीन तंत्र का पोषक, जितने भी यहां पर है ये सभी पोषक के रूप में आते हैं। प्लेटो का साम्यवाद राष्ट्रीय नगर राज्य तक सीमित है। प्लेटो का साम्यवाद, प्लेटो का साम्यवाद यह राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय राज्य तक सीमित है। कहां तक जो है? राष्ट्रीय राज्य तक सीमित है जो है। अर्थात इसकी सीमा कितनी है जो है, यह एक राज्य तक, नगर राज्य तक सीमित है, किसी एक विशेष राज्य तक ही यह सीमित है, अन्य राज्यों तक नहीं जो है, यानी विदेशों में नहीं बल्कि जो उस राज्य का विशेष है उस राज्य तक ही जो है यह सीमित है। कार्य विशेषीकरण पर बल देता है। प्लेटो का साम्यवाद कार्य विशेषीकरण पर बल देता है, कार्य विशेषीकरण पर, कार्य विशेषीकरण पर बल देता है, जो है। किस पर? कार्य विशेषीकरण पर बल देता है जो है, जो फंक्शनल एक्शन पर यह बल देता जो है। सभी वर्गों के लिए नहीं था। प्लेटो का साम्यवाद यह सभी वर्गों के लिए नहीं था, सभी वर्गों के लिए सभी वर्गों के लिए नहीं था। अर्थात यह जो है खासकर सिर्फ दो वर्गों के लिए था, एक जो है उत्पादक वर्ग, एक जो है भावी संरक्षक वर्गों के लिए था, एक दार्शनिक वर्ग, एक सैनिक वर्ग के लिए, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं था। खासकर उत्पादक वर्ग जो है सबसे ज्यादा
था। राष्ट्र की एकता मजबूत करना इसका लक्ष्य था। राष्ट्र की एकता मजबूत करना, राष्ट्र की एकता एकता मजबूत करना, राष्ट्र की एकता मजबूत करना, इसका महत्व था राष्ट्र की एकता मजबूत करना। जो है संरक्षक बल को लोक कल्याण कार्यों में लगाना, इसका ध्येय था संरक्षक वर्ग को लोक कल्याण के मार्ग पर लगाना, लोक कल्याण के मार्ग पर लगाना। किस पर लगाना? संरक्षक वर्ग को लोक कल्याणकारी मार्ग पर लगाना। जो है यह था जो है मैक्सी ने कहा है। मैक्सी की एक पुस्तक आती है, मैक्सी नोट में मैक्सी की एक पुस्तक आती है। मैक्सी की पुस्तक है पॉलिटिकल फिलॉसफी। पुस्तक का नाम है जो है पॉलिटिकल फिलॉसफी पॉलिटिकल फिलॉसफी इसकी राजनीतिक दर्शन इसका एक पुस्तक है, जिसमें इसने कहा है कि प्लेटो का मुख्य प्रेरणा स्रोत, साम्यवादी विचारों का मुख्य प्रेरणा स्रोत प्लेटो का कहा है कि प्लेटो की साम्यवाद का मुख्य प्रेरणा स्रोत प्लेटो के साम्यवाद का मुख्य प्रेरणा स्रोत रिपब्लिक के मुख्य प्रेरणा स्रोत रिपब्लिक में सभी साम्यवादी रिपब्लिक के सभी साम्यवादी तथा समाजवादी विचारों का बीज बिंदु है। बीज बिंदु है जो है सभी विचारों का बीज मंत्र है या मूल बीज है, बीज बिंदु है जो है। अब जो है हम लोग प्लेटो के साम्यवाद द्वारा अरस्तु द्वारा आलोचना, खासकर प्लेटो के साम्यवाद की अरस्तु द्वारा आलोचना ये देखते हैं जो है। खासकर ये जो है कि किन बिंदुओं पर अरस्तु ने आलोचनाएं की जो है, किन किन बिंदुओं पर अरस्तु ने आलोचना किया है, उस आलोचना को देखते हैं। संपत्ति विषयक आलोचना, सबसे पहले अरस्तु ने जो आलोचना किया है वह संपत्ति यानी संपत्ति विषयक आलोचना किया है। संपत्ति विषयक आलोचना संपत्ति विषयक आलोचना क्या है? जैसे मान लीजिए संपत्ति को जो है आधार मानकर प्लेटो ने अपना दिया था, संपत्ति को एकदम बिल्कुल भ्रष्ट करने का साधन माना था। अरस्तु ने कहा संपत्ति मूल धारणा है, अगर संपत्ति परिवार संपत्ति का आवश्यक गुण है। प्लेटो कहता था संपत्ति परिवार का गुण है। अरस्तु कहता है संपत्ति परिवार का गुण है। संपत्ति परिवार का गुण है। अगर संपत्ति नहीं है तो आपका मान नहीं है, सम्मान नहीं है, जो है स्वास्थ्य नहीं है, सामाजिक जो है स्टेटस नहीं है,
और ये अगर संपत्ति नहीं है तो आपकी कोई भी पूछ नहीं है। यानी कि आपको कुछ किसी का महत्व नहीं है अगर संपत्ति नहीं है। न शान शौकत मन मर्यादा धन धर्म धर्म कुछ भी नहीं है। कुछ भी करना होगा तो आप नहीं कर सकते जो है। कुछ भी सामाजिक जीवन संभव नहीं है। अगर संपत्ति नहीं है तो सामाजिक जीवन संभव नहीं है। सामाजिक सामाजिक जीवन संभव नहीं है। जीवन संभव संभव नहीं है। नहीं है अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी कि व्यक्ति के व्यक्तित्व व्यक्तित्व का विकास विकास नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। पारिवारिक आधार पर आलोचना करता है। दूसरा कौन सा आलोचना है? पारिवारिक आधार। पारिवारिक आधार पर आलोचना। पारिवारिक आधार। पारिवारिक आधार पर आलोचना। प्लेटो के साम्यवाद का अरस्तु ने परिवार के आधार पर योजना किया। अच्छा, प्लेटो कहता है कि स्त्रियों को परिवार की जरूरत नहीं, लेकिन अरस्तु कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहना है तो आपके पास परिवार होना जरूरी है। घर से थक कर हार कर अपना परिवार होना चाहिए, जहां पर आने के बाद आप सुकून महसूस कर सकें, किसी से अपनी बातों को शेयर कर सकें। यह जो है समाज की दुनिया भर की जो आप थक कर हार कर आए, अपना घर होना चाहिए, अपना परिवार होना चाहिए, अपने बच्चे होना चाहिए। इस आधार पर अपनी पत्नी होना चाहिए जिससे आप दुख दर्द बांट सके जो है। यह अरस्तु और प्लेटो में गुरु और शिष्य में महान भेद था जो है। इसीलिए जो है इन दोनों में जो है अरस्तु को जो है सामाजिक प्राणी कहता है। मनुष्य मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी है अरस्तु कहता है, और जबकि प्लेटो जो है प्राकृतिक के रूप में देखता है जो है। यही दोनों में कल्पनावादी के रूप में देखता है। इसलिए जो है परिवार समाज का गुण है। परिवार समाज का गुण है, समाज का आवश्यक आवश्यक अंग है, अंग है। अगर परिवार नहीं है तो आपका वैल्यू नहीं है। तीसरे आधार पर खंडन करता है। तीसरा आधार क्या है कि पत्नियों का सामूहिक स्वामित्व। पत्नियों का का सामूहिक सामूहिक स्वामित्व स्वामित्व के आधार पर भी खंडन करता है। पत्नियां एक व्यक्ति की नहीं, पूरे शहर की पत्नी जो है, अर्थात नगर वधु। भारत में उसे बेश्या कहते थे जो है, नगर वधु कहते थे। और वहां जो है वह सामूहिक आधार पर अरस्तु आलोचना करता है। कहा कि जो सुंदर औरतें होंगी उन पर सभी लोग टूट पड़ेंगे और एक दूसरे से जो है मार झगड़ा वैमनस्य जो है पैदा हो जाएगा। हर पुरुष जो है सुंदर नारी के घर में रहेगा। यह जो है यह खासकर जो है सामूहिक अस्तित्व सामूहिक स्वामित्व का जो आधार है, स्वामित्व का जो सामूहिक स्वामित्व का आधार यह निराधार है। यह जो है एक बल्कि साम्यवाद लागू नहीं, बल्कि कलह और भ्रष्टाचार और पशुवत जीवन को, यानी कि खासकर पशु जगत का जो है स्त्री पुरुष समागम का आधार जो है यह पशुवत जगत है। पशु जगत पशु जगत व्यवहार हो जाएगा, व्यवहार होगा। पशु जगत व्यवहार होगा, यानी कि जैसे पशु जो है कोई आधार, किसी का पितृ किसी का पिता है, को वह अपनी पत्नी के साथ, वो अपनी पुत्री के साथ, कोई पुत्र जो है अपनी मां के साथ, यह किसी का आधार नहीं रह जाएगा। और इसी आधार पर भाई बहन का को नहीं पहचान पाएंगे, माता पिता को नहीं पहचान पाएंगे, पुत्र बहन को माता को नहीं पहचानेंगे। और ये सभी जो है भ्रष्टाचार का एक कुत्सित पशु जगत का आचरण हो जाएगा। और यही अरस्तु इसी आधार पर आलोचना करता है। यानी कि जो है संबंधों के आधार पर जो है पाशविक पाशविक संबंध हो जाएंगे, संबंध होंगे होंगे जो जो वैमनस्य को पैदा करेंगे।
वैमनस्य, वैमनस्य पैदा करेंगे, जो वैमनस्य पैदा करेंगे। यह अरस्तु इसके क्या करें, वर्ग विभाजन के आधार पर यह कहता जो है, आलोचना है जो है, चौथी आलोचना क्या करता है जो है, वर्ग विभाजन, वर्ग विभाजन के आधार पर, वर्ग विभाजन के आधार पर आलोचना। अरस्तु जो है वर्ग विभाजन पे आधार करता है, कहता है कि तीन वर्ग बनाता है जो है, तीन वर्ग, तीन वर्ग। एक तो जो है खासकर दार्शनिक वर्ग है, दार्शनिक वर्ग, वर्ग सैनिक वर्ग, सैनिक वर्ग, वर्ग और उत्पादक, उत्पादक वर्ग जो है। प्लेटो के ये तीन वर्ग बनाता, इन दोनों को संरक्षक वर्ग कहता है, संरक्षक, संरक्षक वर्ग कहता है, संरक्षक वर्ग है। यह खासकर इसके पास जो है यह सबसे सबसे बड़ा वर्ग, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा वर्ग है, वर्ग है। यह संख्या में कम है, संख्या में कम है। यह सबसे बड़ा वर्ग है, यानी वर्ग में सबसे बड़ा वर्ग है। इसे निजी संपत्ति रखने का अधिकार है, निजी संपत्ति, संपत्ति का अधिकार है, का अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है। इन्हें निजी संपत्ति का अधिकार नहीं है, निजी संपत्ति का अधिकार, अधिकार नहीं है। अगर इन्हें नहीं है तो फिर क्या होगा, यह उत्पादक वर्ग जो है, इन सभी, ये सभी जो है यह मातहत होने लगे इसके वर्ग, और यहां पर जो है इस बड़े वर्ग का जो है शासन, यानी सब इसी पर आधारित रहेगा, और यही जो है ये दोनों संरक्षक वर्ग होंगे, और इनके पास निजी संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। यह सबसे बड़ा वर्ग है और इसके पास निजी संपत्ति का अधिकार होगा जो है, और इनकी पत्नियां जो है इनके अंदर में भी रहेंगी। खासकर जो है इनके पास क्या है, कुछ नहीं, ना तो धन दौलत घोड़ा हाथी, कुछ भी नहीं है, बस इनको काम करना है। मेन जो है उत्पादक वर्ग के पास राजनीति का अवसर आ जाए, इसीलिए यह करता। सांस्कृतिक आधार पर भी अवनति जो है, राज्य नियंत्रित पोषण का आधार, राज्य नियंत्रित, नियंत्रित, राज्य नियंत्रित पोषण, पोषण का आधार, पोषण का आधार, आधार जो है, इस आधार पर भी आलोचना की जाती है, इस आधार पर भी आलोचना की जाती है। इस आधार पर क्या है कि जो है किसी को एक समान भोजन दिया जाए, यानी जब उस स्पार्टा शासन व्यवस्था कि एक किसी को खाना बर्गर तो उसको चावल दाल दिया जाएगा, किसी को मीट खाना है तो उसको मन नहीं कह रहा है लेकिन बना है जो है मीट है तो उसको मीट खाना है, अगर उसको चावल दाल नहीं खाना है तो फिर वो नहीं खा सकता। यानी कि एक सार्वभौम व्यवस्था है, जो है सामूहिक रूप से राज्य नियंत्रित व्यवस्था। अगर आपको खाना है तो खाइए, नहीं तो फिर एकदम ऊपर पड़िए, कोई मतलब नहीं। यही चीजें जो है अरस्तु इस राज्य नियंत्रित पोषण का आधार पर व्यवस्था पर कटाक्ष करता है, कहता है यह मनुष्य की इच्छाओं पर नियंत्रण है। अरस्तु कहता है, अरस्तु कहता है, अरस्तु मनुष्य की, मनुष्य की इच्छा पर, इच्छा पर नियंत्रण, पर नियंत्रण हो जाएगा, नियंत्रण, मनुष्य की इच्छा पर नियंत्रण। वह कुछ खाना चाहता है, कुछ कब सोना चाहता है, कब जागना चाहता है, कैसे रहना चाहता है, यानी जीवन शैली को राज नियंत्रित बना देता है। प्लेटो, अरस्तु कहता है कि प्लेटो, प्लेटो जीवन शैली को नियंत्रित कर लेता है, जीवन शैली, शैली को राज, राज नियंत्रित कर देता है, नियंत्रित, राज नियंत्रित कर देता है, कर देता है, जीवन शैली को राज नियंत्रित कर देता है। यह सबसे बड़ी विडंबना है, जीवन शैली को राज नियंत्रित कर देता है, और यही जो है विशेषता जो है। संस्कृति आधार उन्नति, यानी कि छठा व्यवस्था
सांस्कृतिक सांस्कृतिक आधार आधार औन्नति, सांस्कृतिक आधार औन्नति कर देता है। औन्नति, अरस्तु कहता है कि जो विवाह संबंध है यह सांस्कृतिक आधार है और इस संबंध को यह औन्नति पर कर देता है, इसलिए जो है यह आलोचना करता है। तो पुरुष स्त्री पुरुष के समागम पर भी करता है, खासकर जो है वर्ग विभाजन के आधार पर आलोचना करता है। प्लेटो का साम्यवादी कुलीन तंत्रवादी है, यानी कि खासकर लिखा जाए प्लेटो का साम्यवादी, प्लेटो का साम्यवाद साम्यवाद कुलीन तंत्रवादी है, वादी है, कुलीन तंत्रवादी है। प्लेटो का साम्यवाद कुलीन तंत्र का पोषक है और प्रतिगामी है। प्लेटो का साम्यवाद प्रतिक्रियागामी है, प्रतिक्रियागामी है, यानी कि पूर्व प्रक्रिया का गामी है, विकास की तरफ नहीं बल्कि उस में है। तो आज की क्लास यह पूरा साम्यवाद था। कल हम लोग जो है प्लेटो के जो है साम्यवाद की जगह पर फांसीवाद देखेंगे, प्लेटो और आधुनिक फांसीवाद के बारे में देखेंगे। ये आज की क्लास बस यहीं तक दोस्तों। कॉन्सेप्ट को पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो अपने आप क्वेश्चन कर ले जाएगा। इसके बाद जो है इन दोनों के बाद हम प्लेटो के क्वेश्चन भी साथ में लाएंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।